कविता 13वीं। एक तिनका। कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, जिन्हें हरिवंश के नाम से जाना जाता है। कविता देखिए। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। अब ये जो मैं है, ये जो इंसान है, घमंडी था और घमंड में उसे गर्व हो गया, अभिमानी हो गया। वो इसी तरह ऐंठ कर वह एक दिन मुंडेर पर खड़ा था। मुंडेरे पर जब वो खड़ा था, पर वो था घमंडी, तो क्या हुआ? अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तिनका घास का छोटा जो कण होता है, उसे तिनका कहा जाता है। सूखी घास का कण वो हवा के माध्यम से उड़ता हुआ उसकी आँखों में पड़ा। उसे नहीं पता था, लेकिन इतना छोटा सा तिनका जब उसकी आँखों में गया तो उसकी क्या हालत हुई। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। जैसे कि हम जानते हैं, आँख में छोटी से छोटी चीज़ पड़ने से हमें काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो ये जो इंसान खड़ा था, यानी मैं, कवि अपने बारे में कह रहा है पहले तो वो घमंडी था। जैसे ही तिनका उसकी आँखों में पड़ा, उनकी आँखों में पड़ा, वे झिझक उठे, बेचैन हुए। तिनका उनके लिए असह्य था। आँखें लाल हो गई, दुखने लगी, दर्द होने लगा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। तो कभी इस तरह से आँख में कुछ चला जाए तो कपड़े की नोक से, छोटे से छोटे रुमाल को एकदम उसके सिरे से उस चीज़ को आँखों से निकालने की कोशिश हम करते हैं। तो लोग जो आजू बाजू के थे वह मूठ देने लगे। इस तरह से उनकी आँखों से उन्होंने तिनका निकालने की कोशिश की, और जैसे ही उन्होंने कोशिश की आजू बाजू के लोगों ने, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। भगी यानी भागी। वो जो घमंड था उनका चूर चूर हो गया, चकनाचूर हो गया। घमंड अब नहीं रहा। इतनी छोटी सी चीज़ तिनके ने उन्हें सबक सिखाया। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, ढप से किसी भी तरह से, किसी भी ढंग से, जब ऐसा करो वैसा करो, कुछ भी करके तिनके को तो निकालना ही था। तो जैसे ही तिनका निकल गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए। जो समझदारी होती है उनके अंदर, अपने अंदर, तो कवि के अंदर भी समझदारी थी। तो उस समझदारी ने कवि को ताने दिए। क्या कहा? ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कि तू इतना घमंड क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा था? इतना ऐंठ कर, तन कर दिखा रहा था लोगों को, अभिमानी हो गया था तू, और इसका कारण कुछ भी नहीं। तेरे पास ऐसी कौन सी चीज़ है कि तू इतना घमंड कर रहा है? और जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, घमंड करना कभी भी उचित नहीं होता, क्योंकि घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है। तो उस तिनके ने उन्हें क्या सबक सिखाया कि एक इतना मामूली, तुच्छ जिसे कहा जाता है, वो घास का तिनका ही तेरे लिए बहुत है। और कोई आए और तेरा घमंड उतारे, इसमें कोई बात ही नहीं। एक छोटा सा मामूली सा तुच्छ जिसे हम समझते हैं, ऐसा तिनका भी तेरे लिए काफ़ी है। तो इतना घमंड मत कर। कविता से नीचे दी कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, तो उसका उत्तर है मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। क एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा था। ख लाल होकर आँख भी दुखने लगी, आँख लाल होकर दुखने भी लगी। ग ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी, बेचारी ऐंठ
दबे पाँव भाग गई। घ, जब किसी ढप से निकल तिनका गया। जब तिनका किसी ढप से निकल गया। दूसरा सवाल है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? एक तिनका इस कविता में उस घटना का वर्णन किया गया है जब कवि की आंख में एक तिनका चला गया। उस छोटे से तिनके से कवि अत्यंत बेचैन हो गया। उसकी अकड़, घमंड चूर चूर हो गई। लोगों ने किसी तरह कपड़े की नोक से तिनका तो निकाला, परंतु इससे कवि को सोच में डाल दिया। वह इतना कि वह किस बात पर अकड़ रहा था, इठला रहा था। छोटे से मामूली तिनके ने उनके दिमाग को ठिकाने लगा दिया। मानो बताया हो, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं। इससे यह संदेश मिलता है कि हर एक को किसी भी वक्त कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। एक मामूली या तुच्छ इंसान या चीज़ हमें परेशानी में ला सकता है, हमें अपनी औकात दिखा सकता है। तीसरा सवाल, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? घमंडी की आँख में तिनका पड़ने पर उसकी आँख लाल होकर दुखने लगी। वह बेचैन हो गया। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था और उसका घमंड चूर चूर हो गया। चौथा सवाल, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? घमंडी की आँख से तिनका निकालने हेतु लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आँखों से तिनका निकाला। पांचवा, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कबहू न नींदिए, पाँव तले जो होए, कबहू उड़ी आँखिन परे, पीर घनेरी होए। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर, लिखिए। तो ऊपर दिए हुए काव्यांश के माध्यम से कवि ने घमंड न करने का संदेश दिया है। छोटा सा तिनका या उससे मिलने जुले कोई चीज़ को हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। वह चीज़ हमें हमारी औकात दिखा देती है, हमें बेचैन कर देती है। हरिवंश जी ने अपने काव्यांश द्वारा अहंकार न करने की चेतावनी दी है। एक तिनके जैसी मामूली वस्तु हमें धरती पर लाकर खड़ा करती है। छोटे से छोटे वस्तु का भी अपना महत्व होता है। किसी भी चीज़ को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। इस कविता को कवि ने मैं से आरंभ किया है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। कवि का यह मैं कविता पढ़ने वाले व्यक्ति से भी जुड़ सकता है और तब अनुभव यह होगा कि कविता पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी बात बता रहा है। यदि कविता में मैं की जगह वह कोई नाम लिख दिया जाए, वह या कोई अन्य नाम, तब कविता के वाक्यों में बदलाव आ जाएगा। कविता में मैं के स्थान पर वह या कोई नाम लिखकर वाक्यों के बदलाव को देखिए और कक्षा में पढ़कर सुनाइए। ये बच्चों को खुद करना है। दूसरा है, नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। ऐठ बेचारी दबे पाँव भागी, तब समझने मुझे ताने दिए। इन पंक्तियों में ऐठ और समझ शब्दों का प्रयोग सजीव प्राणी की भांति हुआ है। कल्पना कीजिए, यदि ऐठ और समझ किसी नाटक में दो पात्र होते तो उनका अभिनय कैसे होता। तो हम देखेंगे कि किस तरह से एक दूसरे को वो ताना देंगे। समझ कहती होगी, ऐठ ऐसी क्या बात है जो तू अपने ऊपर अकड़ रही है। ऐठ, तू क्या जानेगी मेरा रुबाब, मेरी शान। समझ, मैं नहीं जानती तो बता, ऐसी कौन सी बात है। ऐठ, अरे इंसान रूपवान, गुणवान, धनवान, सुंदर, शक्तिशाली हो, उच्च पद पर विराजमान हो तो ऐठ तो दिखाएगा ही ना। समझ क्या कहता है, ऐठ यह गलत है, यह दुनिया परिवर्तनशील है, क्षण भंगुर है। बुढ़ापे में तो शक्ति और रूप दोनों नष्ट हो जाते हैं, पद तो आता जाता रहता है। मनुष्य को परोपकारी
और विनम्र होना चाहिए। हमारी काम ऐसा हो हमारा काम जिससे हमारी पहचान बने। स्वभाव से हमें हंसमुख होकर समाज में खुशियाँ फैलाने का काम करना चाहिए, तभी लोग हमें याद रखेंगे। तो ऐंट ने क्या कहा होगा? अरे ये क्या हुआ, मेरी नौकरी नहीं रही, मेरे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए, जुए में मैं सब कुछ हार गया, अब भगवान ही मालिक है, मुझे क्षमा करो, अब मैं ऐंठूंगी नहीं, सदा सबसे विनम्रता से पेश आऊंगी। प्रश्न तीसरा, नीचे दी गई कबीर की पंक्तियों में तिनका शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है। इनके अलग अलग अर्थों की जानकारी प्राप्त करें। कौन सी 2 लाइनें हैं? उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका हो गया तिनका तिनके पास। प्रेम का बबूला जैसे ही उठा, क्या कहा है? जिस प्रकार के झोंके से उड़कर तिनके आसमान में चले जाते हैं और सभी तिनके बिखर जाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भक्ति में मग्न चित्त जग से मोह से मुक्त होकर ईश्वर से एकचित्त हो जाता है और उसे अपने अस्तित्व की पहचान होती है और सभी बाधा कष्ट से वह मुक्त हो जाता है। भाषा की बात। किसी ढप से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। ढप से जैसे कई वाक्यांश से आप परिचित होंगे। जैसे धम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढप से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। धम से, छप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। तो देखेंगे नीचे 4-5 शब्द दिए हैं। छप से, टप से, थर से, फुर से और सन से। पहला सवाल है क, मेंढक पानी में डैश कूद गया, छप से कूद गया। ख, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई। ग, शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़। घ, ठंडी हवा सन से गुजरी, मैं ठंड में थर से कांप गया। धन्यवाद।